Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 32, Sales Tax Rules 2006. In this lecture we will learn sales tax rules, registration, deregistration of any companies. So we are going to start. First of all is single registration, no multiple further registration. इस रूल में ये भी बता दें जिसके मतलब एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की गई है वो सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और सिंगल रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए जो है आगे एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन होगी. नो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फर्दर. रजिस्ट्रेशन पर्सन हैविंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन शेल अप्लाई फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन. जिसके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो वो ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. बट दूसरी उसके लिए क्या है, द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस विल असरटेन टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसर्न कलेक्ट्रेट. जो कंसर्न कलेक्ट्रेट है उससे टैक्स लाइबिलिटी की जो है वो असरटन करेगा. कौन? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. द सेंट्रल registration office CRO will merge previous registration and issue a revised certificate. जो पहले उसके पास 2 रजिस्ट्रेशन है या 3 है तो उसको मर्ज करके एक ही रिवाइज्ड सर्टिफिकेट इशू करेगा CRO. उसके बाद डी रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है. जो अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, A registered person may apply for cancellation of his registration who ceases to carry on his business. अपने बिजनेस को जो है ख़त्म करना चाहता है. Whose supplies become exempt from sales tax, या उनकी सप्लाईज इतनी हो गई जो कि exempt सेल टैक्स में आ रही हैं. या फिर whose total taxable turnover during the last 12 month remains below the limit, जो कि हमने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलर में जो 5 मिलियन है अगर उससे कम आ गई है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो भी वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और डी रजिस्ट्रेशन उसके लिए होगी और उस पर टैक्स जो है सेल टैक्स इम्पोज नहीं होगा. द LRO ऑन रिक्वेस्ट और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव मे रिकमेंड टू द CRO टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन सेड रीजंस and on the reason that a registered person fails to file tax return for 6 consecutive months. जो 6 consecutive months से उसने जो है टैक्स फाइल नहीं किया तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है. उसके अलावा जो डी रजिस्ट्रेशन है, एनी ऑडिट और इंक्वायरी में बी कंडक्टेड बिफोर डी रजिस्ट्रेशन टू असर्टेन एनी टैक्स लाइबिलिटी. जब कैंसिल होती है तो उससे पहले भी डी रजिस्ट्रेशन से पहले भी उसकी जो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाती है. उसके अलावा ऑल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी शुड बी डिस्चार्ज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन. जितनी भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो भी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी डी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले. फाइलिंग ऑफ नॉर्मल रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डी रजिस्ट्रेशन. सी बार लेटर डेटेड जून ये 2003 में जो है उसके एक्ट के सेक्शन. फाइनल सेल्स टैक्स रिटर्न वुड बी फाइल्ड फॉर डिस्चार्जिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इफ एनी. अगर कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तब. डी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन मेंशन्ड बाय द CRO और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल सेल्स रिटर्न टैक्स रिटर्न whichever is the latter. जो डी रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन भी है. ऐसे नहीं है कि जाके अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हैं, नहीं. तो इसके लिए कंडीशन भी है जो हम पढ़ रहे हैं. उसके अलावा ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में. टैक्स कलेक्टर में सस्पेंस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू एन ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग रीजन. कौन कौन से? कमिटेड टैक्स फ्रॉड, एविडेड टैक्स, फेल टू डिपॉजिट द टैक्स ड्यू ऑन हिज सप्लाईज. ये 3 जो है, या फ्रॉड किया हो, या टैक्स एविजन की है उसने, या फिर जो डिपॉजिट टैक्स है अपनी सप्लाई पे उससे फेल हुआ है तो उसकी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन को ब्लैक लिस्ट करते हैं. The collector will hold an inquiry and investigate to confirm the facts and will give an opportunity of hearing to taxpayer
बिफोर ब्लैकलिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इससे पहले जिसको हम कहते हैं चांस दे देते हैं, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं उसको कि वो जो है इसको रिकवर कर ले, कवर करके फिर उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी दे दे कि इसको ठीक कर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन invoices whether issued prior or after such blacklisting by such person would not be accepted for sales tax refund or input tax credit। तो उसके बाद जो है ये एक्सेप्टेड नहीं होंगे जो एक दफ़ा ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अ क्रेडिट एंड डेबिट नोट में बी इशूड ऑन द फॉलोइंग रीजन। जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लेते हैं इनकी भी कोई रीज़न होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, रिटर्न ऑफ गुड्स, चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई, चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सम अदर इवेंट दैट अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस आर द रिटर्न नीड्स टू बी मॉडिफाइड। या तो वो अपनी सप्लाई को कैंसिल करे, गुड्स रिटर्न हो, या अपने सप्लाई की नेचर को चेंज करे, या फिर उसकी वैल्यू को चेंज करें, या इसके अलावा कोई और रीज़न हो तो फिर उसको जो है डेबिट या क्रेडिट नोट दिया जाता है। A buyer would issue a debit note to supplier in case of cancellation or return of supply are part therefore indicating the following। जो बायर होता है वो डेबिट नोट इशू करता है सप्लायर के लिए, उसमें जो है कौन कौन सी इंडिकेशन होनी चाहिए? नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रिसिपिएंट एंड सप्लायर, नंबर एंड डेट ऑफ द ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइसेस, रीजन ऑफ इशुएंस ऑफ द डेबिट नोट, क्वांटिटी बीइंग रिटर्न, वैल्यू ऑफ द सप्लाई व्हिच हैज बीन कैंसल्ड और रिटर्न एज पर ओरिजिनल इनवॉइस, अमाउंट ऑफ रिलेटेड सेल टैक्स पेड thereon, signature and seal of the authorized person issuing the note। Supplier would issue a corresponding credit note to buyer। तो ये जो है इंडिकेशन होती है जब वो डेबिट नोट प्रोवाइड करता है अपने सप्लायर को इन केस ऑफ कैंसिलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई। A supplier would issue a debit note to buyer। अब सप्लायर कब डेबिट नोट देता है? इन केस ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले हमने बात की जब बायर है वो डेबिट नोट कब देता है, ठीक है, उसकी हमने बात की। अब सप्लायर जो है वो डेबिट नोट तब देता है जब वो इन केस ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इज मेंशन एंड ओरिजिनल इनवॉइस इज इंक्रीज इंडिकेटिंग द फॉलोइंग। कौन कौन से? नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रिसिपिएंट एंड सप्लायर, number and date of the original sales tax invoices, original value and sale tax as in original values, revised values and sale tax, ये इंडिकेशन होनी चाहिए। difference of values and sale tax adjusted, reason for revision of values, signature and seal of the authorized person issuing the note। ये जो है इंडिकेशन होनी चाहिए जब सप्लायर जो है डेबिट नोट इशू करता है अपने बायर के लिए इन केस ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ टैक्स। बायर वुड इशू अ कॉरस्पॉन्डेंट क्रेडिट नोट टू सप्लायर। तो इसके अगेंस्ट जो है बायर जो है वो क्रेडिट नोट भी सप्लायर को इशू कर सकता है। बायर शैल रिड्यूस और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स corresponding to amount of tax mentioned in the debit note or credit note in respect of supply which has been। कौन कौन सप्लाई के लिए? वो जो है अपने अमाउंट, बायर जो है अमाउंट को, ठीक है, या इनपुट टैक्स अमाउंट को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। कैंसल और रिटर्न टू द सप्लायर, फर्स्ट वन ये, अमाउंट ऑफ टैक्स वाज रिड्यूस्ड, बायर वुड एडजस्ट इनपुट टैक्स थ्रू द रिटर्न फॉर द पीरियड इन विच द रिस्पेक्टिव नोट वाज इशूड। नेक्स्ट, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। सप्लायर शेल इंक्रीज, अब सप्लायर की बात हो, सप्लायर शेल इंक्रीज और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स corresponding to amount of tax mentioned in the debit note in respect of supply which has been कौन को से cancelled or returned to the supplier। amount of tax was increased, supplier would adjust output tax through the return for the period in which the respective note was issued। तो ये सप्लायर के लिए है,
जो बायर के लिए वो हमने पीछे देख ली। एडजस्टमेंट ऑफ reduced output tax and increased input tax would only be available in case the note have been issued with 180 days of the relevant supply। तो ये इसके लिए कंडीशन है कि 180 डेज ऑफ द के अंदर जो है वो आउटपुट टैक्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इस केस में द कलेक्टर में एक्सटेंड द पीरियड बाय फर्दर 180 डेज। जो कलेक्टर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स रिटर्न ऑन द ग्राउंड आर ऑफ अनफिट फॉर कंजम्पशन शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर विद प्रियर परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर एंड इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिस डिप्यूटेड बाय द कलेक्टर। जो डिस्ट्रक्शन होती है गुड्स की उसकी बात हो रही है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स रूल्स अप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु मेक टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज सिमल्टेनियसली। इनपुट टैक्स होली रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई इज एडमिसिबल इन फुल। इनपुट टैक्स जो है वो फुल एडमिसिबल है इन सप्लाई में। इनपुट टैक्स होली रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सप्लाई इज नॉट एडमिसिबल कंप्लीटली। जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसमें कंप्लीटली एडमिसिबल नहीं है, बल्कि जो हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई है उसमें एग्जेम्प्ट है। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू गुड्स यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई वुड बी अपॉर्चुन्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। इसके फार्मूला क्या है? रेजिजुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका फार्मूला जो है रेजिजुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई मल्टीप्लाई बाय रेजिजुअल इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई। रेजिजुअल इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई ये भी इसके साथ है, इस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई को दोनों को प्लस करते फिर मल्टीप्लाई करते रेजिजुअल वाला को। लेट सपोज रेजिजुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 120 है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वो 800 है। तो इन नीचे दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय ये 150 है। ये अजम्पशन बेस्ड वैल्यू ली गई है। ठीक है, तो मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इस पर दीज रूल इज प्रोविजनल। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए फाइनल एडजस्टमेंट वुड बी मेड ऑन ईयरली बेसिस एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनल एडजस्टमेंट होती है वो ईयरली बेसिस पे होती है हर फाइनेंशियल की एंड पे। तो इसमें जो फार्मूला है ये आपको याद करना है। सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर विद होल्डिंग रूल्स। अब विद होल्डिंग एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स आर, कौन कौन से रूल्स होते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ऑटोनोमस बॉडीज के लिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग ऑफिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट द परचेज मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट। अब जो विद होल्डिंग एजेंट है इसको चाहिए कि विद होल्डिंग एजेंट शुड इंडिकेट इन एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दैट द सेल टैक्स वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट अगेंस्ट टैक्सेबल परचेज। कि जो सेल्स टैक्स की जो नोटिस एडवर्टाइजमेंट है वो डिडक्ट करते हैं जब वो टैक्सेबल अगेंस्ट टैक्सेबल परचेज में से उसमें से डिडक्ट करते हैं। विद होल्डिंग एजेंट शेल डिडक्ट इन अमाउंट इक्वल टू 1/20% ऑफ अमाउंट सेल टैक्स इज शोन इन द सेल टैक्स इनवॉइसेस। जो सेल टैक्स इनवॉइस में जो अमाउंट होती है उसमें जो विद होल्डिंग एजेंट होता है उसका जो 20% है वो डिडक्ट करता है। इसके अलावा उसका क्या रूल है? विद होल्डिंग एजेंट वो डिडक्ट सेल टैक्स एट 15% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज फ्रॉम पेमेंट मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड उसे 15% जो है वो डिडक्ट करता है उसकी टोटल वैल्यू का। डिडक्शन अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इसके लिए जो है 15% है ऑफ टैक्सेबल परचेज, इसके लिए 20% है ऑफ सेल्स टैक्स की जो टैक्स इनवॉइस में गिवन हो। डिडक्ट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स शुड बी डिपॉजिट बाय 15th ऑफ द मंथ फॉलोइंग month during which payment is being made to the supplier।
इसमें जो इनवॉइस की वो पिक्चर्स वगैरह थी वो मैंने कैंसिल कर दी हैं, ठीक है। अब रजिस्टर्ड विद होल्डिंग एजेंट्स विल डिपॉजिट डिडक्ट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स थ्रू मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न के लिए इनका इनवॉइस होता है, इनवॉइस आप देख लीजिएगा। विद होल्डिंग एजेंट शुड इशूड अ सर्टिफिकेट शोइंग डिडक्शन ऑफ सेल टैक्स टू द सप्लायर। वो सप्लायर को सर्टिफिकेट भी इशू करता है जब उसको डिडक्शन उससे सेल टैक्स की होती है। सप्लायर्स कैन एडजस्ट ड्यू क्रेडिट ऑफ द सेल टैक्स डिडक्टेड बाय द विद होल्डिंग एजेंट। यहाँ पे वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। The provision of these rules shall not apply to supply of the following goods and services if made by a registration person। कौन कौन से हैं इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज सप्लाई बाय पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। उसके बाद माइल्ड स्टील प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम शीट्स ऑफ आयरन और नॉन स्टील अलॉयज, stainless steel or in other alloy steel such as pipes, almirah, trunks, etc. Paper and rolls or sheets, plastic products including pipes, vegetable ghee and cooking oil and telecommunication services। ठीक है, ये विद होल्डिंग एजेंट जो है उनकी बात हो रही है, ठीक है, कि जिन सप्लाई पे जो है वो ये ऊपर वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, सिंगल सेल टैक्स रिटर्न STR, सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न 7 फॉर ऑल। रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड मंथली। जो रिटर्न है वो मंथली जो है उसको रिक्वायर्ड है कि वो फाइल करें। कमर्शियल इंपोर्टर एंड रिटेलर्स फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो कमर्शियल इंपोर्टर्स होते हैं वो क्वार्टरली बेस पे करते हैं। ड्यू डेट इज 15 डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द टैक्स पीरियड। जो टैक्स पीरियड होता है उसका 15 डे तक वो क्या होता है, उसकी डेट गिवन होती है। ड्यू डेट फॉर कमर्शियल इंपोर्टेड रिटेलर इज 15 डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर एंड। कमर्शियल और उसके लिए जो है उसके लिए भी अलग है इनसे। ड्यू डेट फॉर IPPs एंड पेट्रोलियम कंपनीज इज 25 डेज ऑफ मंथ फॉलोइंग द टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड के 25 डेज। पेमेंट शिल बी डिपॉजिट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इन केस ऑफ नो एक्टिविटी अ नल रिटर्न विल बी फाइल्ड। अगर कोई भी एक्टिविटी ना की गई हो तो उसमें क्या होगा, नल रिटर्न वो फाइल होगी। सेपरेट रिटर्न्स इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया तो उसके लिए सेपरेट फाइल जो है वो होती है। रिवाइज्ड रिटर्न में बी फाइल्ड विद इन 90 डेज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कलेक्टर्स। All registered private or public limited companies are required to file an annual return by 30th September of the relevant financial year। जो public limited companies होती हैं उसके लिए 30th सितंबर तक जो है फाइनेंशियल ईयर के वो दिए जाते हैं, रिक्वायरमेंट दी जाती है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर LTO कराची एंड लाहौर jurisdiction and all private and public companies in any collectorate. Persons registered who come within the jurisdiction of LTO Karachi will be file return and summary through website। लेकिन ये वेबसाइट अलग अलग गिवन होते हैं। अब जैसे कि रिमेनिंग टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एंड समरी थ्रू FBR वेब पोर्टल। FBR के वेब पोर्टल पे जो उसकी जो है फाइल रिटर्न वहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। All other registered person will file return and summary through National Bank or at collectorate counter। नेशनल बैंक के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अ पेनल्टी ऑफ ₹1000 पर डे। अगर जो लेट हो जाते हैं तो 15 डेज तक जो है अलाउ होते हैं, अदरवाइज 5000 पर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न दी जाती है। पर डे के हिसाब से हो या 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर 5000 रुपीज़ उस पर लेट ऑफ रिटर्न के ऊपर से और भी चार्ज किए जाते हैं। समरी ऑफ परचेज एंड सेल्स। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिक्वायर्ड टू फिनिश अ समरी ऑफ देयर। कौन कौन से? परचेज एंड सेल्स मेड, डेबिट एंड क्रेडिट नोट जिसको हमने डिस्कस किया। ड्यू डेट इज 15 डेज ऑफ द मंथ फॉलोइंग द टैक्स पीरियड।
पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाई आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल समरी। जो वो पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग या सप्लायर में जो है एंगेज है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जो 1 by 1 यहाँ पे दिए हैं, ये देखें, लेदर एंड आर्टिकल देयरफॉर इंक्लूडिंग फुटवेयर, कारपेट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, मिल्क, चीज़ एंड फ्लोर्ड मिल्क, ये जो चीज़ें हैं इन पे जो है कोई किस्म की फाइल समरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो नीचे 1 by 1 दिए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, इन चीज़ 1 by 1 पे। परचेज एंड सेल की, परचेज एंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू दिस इस्तियार। कौन कौन से होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए, इनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। सीएनजी स्टेशन के लिए भी नहीं है। रिटेलर्स के लिए जो है ये भी, इनके लिए भी नहीं है, इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सेल एंड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन इम्पोर्ट कम एक्सपोर्ट एंड मेकिंग नो लोकल परचेज सप्लाई, इनके लिए भी नहीं है। इसके लिए जो कोरियर सर्विसेज होते हैं, इनके लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो 1 by 1 गिवन है। इसके अलावा अनेल इन केस ऑफ नो टैक्सेबल एक्टिविटी, अगर कोई टैक्सेबल एक्टिविटी है तो उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पेनल्टी ऑफ ₹10,000 इज पेएबल ऑन नॉन फाइलिंग ऑफ समरी, अगर नॉन फाइलिंग है तो उसको उन पे पेनल्टी है ₹10,000 की। तो ये हो गया लास्ट लेक्चर कंप्लीट।